आज हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, प्रसंकरण को, जो कि मैट्रिक हो, मैट्रिक में तो कम है कि रट्टा मारना है, 11th हो, 12 हो, जेई मेंस हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें आता है। ये नया टॉपिक है तो नए टॉपिक को नए सिरे से देखा जाए। हालांकि केमिकल बॉन्ड की बात करें, रासायनिक आबंध का, तो कॉसे लुईस सिद्धांत आया था जिसने बॉन्ड बनने का व्याख्या किया था। हालांकि रासायनिक आबंध 3 प्रकार के होते हैं जिसकी जानकारी आगे दी जाएगी, लेकिन अभी कुछ कॉम्पिटिटिव ट्रिक हैं जिनको बता देता हूं जो आपको काफ़ी सहूलियत देंगे, आपका हौसला बढ़ेगा कि जल्दी से आप उसके रिजल्ट को पकड़ लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण को कैसे निकालना है, जैसे आप बॉन्ड बनाने की बात करें तो आयनिक बॉन्ड है, सहसंयोजक बॉन्ड है, उप सहसंयोजक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के 3 पार्ट, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो वो अब कोवैलेंट बॉन्ड की बात कॉसे लुईस सिद्धांत के बाद आइएगा तो आपका वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। सभी बॉन्डों का व्याख्या करते हैं, लेकिन अभी हाइब्रिडाइजेशन पर चर्चा करेंगे, प्रसंकरण पर। तो प्रसंकरण के बारे में सिंपली समझ लें आप कि जैसे बॉन्ड बनने की बात की जाती है तो हम अगर किसी एक अणु को चुनते हैं, जैसे CH4 मीथेन, तो कॉसे लुईस सिद्धांत कहता है कि इसके कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का परमाणु संख्या 6, 2 और 4, बाहर हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा में है जो किसी से संयोग नहीं करेगा, इसे कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके 4 हैं तो इसकी संयोजकता 4 होगी। 4 हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये साझा कर लेंगे। तो आप पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, हाइड्रोजन का 2 पूरा हो जाएगा, और कार्बन सहसंयोजकता के लिए इनका 1-1 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा तो कार्बन का 8 पूरा हो जाएगा। और सहसंयोजक बॉन्ड बनेंगे, चारों हाइड्रोजन से 4 सहसंयोजक बॉन्ड। अब आइए, ये बॉन्ड बनने का व्याख्या हो गया। अब दूसरा तरीका है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा कि कार्बन के बाहर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p2। तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। चूंकि अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डीपली पढ़ाना है, पढ़ाएंगे, लेकिन अगले क्लास में। अभी आप प्रसंकरण पर फोकस करें कि प्रसंकरण को कैसे निकाला जाए। तो इसका हम कक्षक के रूप में लिखना शुरू करें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही उत्तेजित अवस्था में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो ये दूसरा का ही इलेक्ट्रॉन है, ये कोर इलेक्ट्रॉन है, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर जंप कर p के तीसरे कक्षा pz में चले जाएंगे, px, py, pz। कार्बन की संयोजकता 4 है, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वहां जाने के साथ ही अब s कक्षा में एक जगह खाली हो गया। तो इससे फायदा क्या होगा कि बॉन्ड तेजी से बनेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है और अभिक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी, अणु बनना जल्दी शुरू होगा। तो ऐसे स्थिति में XYZ की बात अगर करें हम, तो हम ध्यान दें कि अब ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का सहसंयोजन हाइड्रोजन के साथ करेगा। तो चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से देगा सहसंयोजन के लिए? एक S से देगा और 3 इलेक्ट्रॉन P से देगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। जितने कक्षक बॉन्ड बनाने में भाग लेते हो, जितने कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हो, वही होता है उसका प्रसंकरण। अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी ने कहा कि BCl3 में कौन सा प्रसंकरण है, तो अभी जो सिस्टम मैंने बताया इसके अनुसार आप निकालने का कोशिश करेंगे, तब पहुंचेंगे कि आप हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ इसका। sp हुआ, sp2 हुआ, sp3 हुआ, sp3d हुआ, sp3d2 हुआ, सबकी चर्चा होगी। तो फिर से देखें, बोरॉन का 5, 2 और 3, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो फिर से ध्यान दें, 2 हो गया कोर इलेक्ट्रॉन, 3 हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन विपन्न अणु है
मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, बोरन के तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अब 3 क्लोरीन आ गए, तीनों ने इसका एक एक इलेक्ट्रॉन साझा के लिए ले लिया। एक सिद्धांत, बॉन्ड बनने का एक सिद्धांत ये डिस्क्राइब करता है। तो इसका BCl3 बन गया, लेकिन बोरन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। स्टेबल तो होता ही BCl3, लेकिन अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा प्रसंकरण निकालने की चेष्टा की जाए और देखा जाए कि कैसे बनता है। तो बोरन का 5, तो दूसरा तरीका है 1s2 उपकक्षा के रूप में लिखना, 2p1। देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, बाद में 3 है। अब होगा क्या, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे S में 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के P में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब S का 2 इलेक्ट्रॉन था, अब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते ही S का जंप करके बगल के खाली कक्षक में चला जाएगा। कहाँ जाएगा भाई? देखिए नाम लिखा हुआ पर PX PY PZ, तो Y में चला जाएगा। अब ऑलरेडी एक जगह खाली हो, एक कमरा खाली हो, तो एक ही कमरे में धक्का करने से क्या फायदा? दूसरा का P तो खुला हुआ है, इसमें 2 जगह भी और खाली था, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, चला गया वहाँ। इसके पीछे एक और कारण होता है कि हाफ फील्ड स्टेबल और फुल फील्ड स्टेबल, ये आधा भरा हुआ थोड़ा स्थायी महसूस करेगा, लेकिन इसकी एनर्जी कम होने से रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो अब 3 क्लोरीन को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो तीनों क्लोरीन को 3 इलेक्ट्रॉन बोरन कहाँ से देगा? एक S से देगा और 2 इलेक्ट्रॉन P से देगा। S से कितना देगा? 1, और P से कितना देगा? 2। P कितने कक्षक हुए? 2, और S 1, यानी कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अब यहां तक खींचेंगे तो पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कितना हुआ। तो इसको आसान तरीके से प्राप्त करना हो कि हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकाल लें शॉर्टली, चूँकि एग्जामिनेशन में शॉर्ट समय होता है, कम समय में आपको उत्तर देना होता है। 45 सेकेंड, 30 सेकेंड और 50 सेकेंड, 1 मिनट तक का ही समय मिलता है एक पे। इतना दूर तक सोचोगे परेशान हो जाओगे। तो ऐसे स्थिति में शॉर्टली हम कैसे निकालते हैं उसको देखें। किसी भी अणु का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो पहले उस अणु को ध्यान से देखेंगे कि इसमें कितने परमाणु हैं। 5 हैं। अब बताइए कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4, अभी लिखा था हम लोगों ने। और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब रूल को समझेंगे अगर आप, तो देखिए आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ लें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जोड़ 8 तक आता हो, ये 8 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 से भाग दे दें। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जोड़ 8 से ज्यादा 56 तक आता है तो 8 से भाग दे दें, और 56 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है तो 18 से भाग दे दें, और जो भी रिजल्ट आए वो हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात करेंगे? तो S का तो एक ही कक्षा होता है भाई, P के कितने होते हैं? 3, और D के कितने होते हैं? 5। ध्यान दें आप, dxy, dyz, dzx, dx² - y², dz², इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी दी जाएगी। क्वांटम संख्या में बहुत उलझन होता है, लेकिन बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब सोचिएगा सर इससे भी ज्यादा होगा क्या? तो नहीं, इतने में आपका सब कुछ खत्म, सारा खत्म। 56 के भीतर ही बहुत सारा खत्म हो जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा आपका। ये फॉर्मेट है, इसके आधार पे तो भाग देके कैसे निकालेंगे? देखिए आप, देखिए दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जोड़ कितना है? 8। 8 आने का तात्पर्य क्या है कि 2 से भाग देना पड़ेगा। 4 से कट गया, 4 आया भागफल। 4 कक्षक लाइन से उठाइए, 1 S और 3 को P, sp3। अब सोचिएगा कि इसी का निकाल लेते हैं क्या? नहीं, किसी भी अणु का निकाल सकते हैं। अब जैसे किसी ने कहा
C2H4 निकालिए, बताइए एक कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 कार्बन के कितने हो गए 8, एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 4, कितना आया भाई 12, 12 क्या आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 12 आया तो किससे भाग देना पड़ेगा 8 से, तो 12 में आप 8 से भाग दे दें, तो आप जैसे ही भाग देंगे 1 से कटेगा बचेगा 4, ये 4 मैथ नहीं है जो भागफल बचा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। आपके पास 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन कट गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 4, तब कितने से भाग देना पड़ेगा आप 2 से, तो 2 से भाग दे देते हैं, कट गया। अब बताइए रिजल्ट कितना है 1 और 2 3, 3 कक्षक लाइन से उठाइए, 1 गो S और 2 गो P, 3 हो गए sp2। एक बार मैंने देखा कि कुछ बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे थे, हो सकता है इस तरह का कंफ्यूजन आपको भी हो, पूछा गया कि C2 में कार्बन का प्रसंकरण कितना होगा, तो बच्चे सोचते हैं कि C2 अणु तो होता नहीं, 1 2 3 काम हो सकता है, क्या C2H4 हो सकता है, इथीन नोमेनक्लेचर पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है, अगर आपको पीछे नोमेनक्लेचर में परेशानी है तो इस वीडियो के नीचे भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप देख लेंगे। आज हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो परेशानी हो या जिस टॉपिक पे बात करनी हो, जिस टॉपिक की जानकारी चाहिए उसको आप नीचे कमेंट में देंगे, हम उसको अगले क्लास में पढ़ा देंगे। तो ये इथीन है C2H6, इथेन हो गया C2H2, इथाइन हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो सर C2 लिखने का क्या मतलब, C2 के 3 कंपाउंड हैं, यही तो हो सकते हैं, ये गलत क्वेश्चन नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक कार्बन के 4 तो 2 के कितने हो गए 8, गलत क्वेश्चन नहीं है, बहुतों से सुना है कि ये क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है, आपके बनाने का तरीका गलत है, आपके समझने का तरीका गलत है। तो 8 है तो 2 से भाग दे दीजिए, कट गया, 4 कक्षक लाइन से उठा लीजिए, sp3 किसी भी अणु का निकाल सकते हैं। अब आपको लगता है कि सर इतने में घूम के हम रह गए, तो थोड़ा बड़े अणु पर ट्राई कर लेते हैं। अब देखिए जैसे PCl5 की बात करें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पूछा जाए कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो 2 तरीके हैं भाई, एक तो आपको जानकारी नहीं है या थोड़ा सा जान के समझ रहे कि यही सब कुछ है, तो आप निकालोगे, फास्फोरस का 15 लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0, तीसरे में इलेक्ट्रॉन चला गया तो तीसरे के डी में 0, हाफ फिल्ड स्टेबल, अब और इलेक्ट्रॉन होता तो आगे जाता ना, अभी डी में ही पी में ही 3 और जाते, उसके बाद डी में जाता, लेकिन तीसरा जब मकान खुल गया, ये तीसरा, जैसे ही क्वांटम संख्या पढ़ाएंगे तो इसका भी आपका दिक्कत दूर हो जाएगा। तो तीसरे में इलेक्ट्रॉन चला गया, एस में चला गया, पी में चला गया, तो डी तो खुला ही है, उसमें भी जा सकता है। खाली कक्षक भी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, प्रसंकरण करते हैं, तो ये तो हो गए कोर इलेक्ट्रॉन, इनकी बात हटा दीजिए, ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, बना लेते हैं, ये रहा ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा का डी खाली है, तीसरा का एस, तीसरा का पे, तीसरा का डी खाली। अब क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट से जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो अपने एस के 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा कहाँ, डी में। आपको ये ना लगे कि हम आसानी से बता के निकल गए और आप समझ ना पाए, तो दोनों मेथड बता देते हैं। तो आप गिन लीजिए, 5 क्लोरीन है, पांचों को इलेक्ट्रॉन फास्फोरस कहाँ से देगा, 1 एस से, 3 पी से, 1 डी से, कक्षक गिन लीजिए, sp3d, ये तो प्रसंकरण हो गया, 1 3 4 और 1 5, तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया भाई। शॉर्टली कैसे निकालें, फास्फोरस का देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग जोड़ रहे हैं,
एक क्लोरीन में 7 होता है। एक बार फिर से ध्यान दे दें, क्लोरीन का 17, 2 8 7, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। क्लोरीन कितने हैं? 5। 7 बचे 35। क्लोरीन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 35 और इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। 35 और 5 40। अभी जो डाटा तैयार किया गया था उसमें 40 इलेक्ट्रॉन होने पर किससे भाग दिया जाए? 8 से। तो 40 में 8 से भाग देंगे तो 5 से कट जाएगा। 5 कक्षक लाइन से उठाने थे हमको, 1 3 4 और 1 5, निकल जाएगा। एक और अणु पे ट्राई कर लेते हैं। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ध्यान दीजिए, फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ ही होते हैं। सल्फर की बात करें 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ऐसे अगर लिखोगे 2 8 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो अब आप फिर से वही बात, वो वैसे फिर ग्राउंड स्टेट का बनाएंगे, फिर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर काउंट करेंगे कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन देता है। लेंदी प्रोसेस है। शॉर्टली कैसे निकाल लें? सल्फर का कितना? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। इस अणु का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। एक फ्लोरीन का 7, तो 6 फ्लोरीन का कितना हुआ? 42। 42 6 48। 48 आया तो किससे भाग दे दें? 8 से ना। 56 तक 8 से भाग देना था, तो कैसे कटेगा? 6 से कट जाएगा। 6 कक्षक लाइन से उठाइए तो 1s 3p और 2d, 6 हो जाएगा। d के कितने कक्षक? 5। sp3d2, 6 कक्षक हो गए। p में तो 3 ही कक्षक होते हैं। इस तरीके से आराम से इजीली आप निकाल सकते हैं। क्लियर? अब अगले क्लास में इसके आगे मिलेगा। अगर आपको परेशानी है कमेंट करेंगे, उसका जवाब अगले वीडियो में दिया जाएगा।